not a game, it's a rich thing. राव दिलदार को कामयाबियां मिलनी शुरू हो गई थी। इसकी मेहनत और भागदौड़ रंग ला रही थी। ज़ीशान के एक दोस्त ने तस्लीम किया था कि ज़ीशान ने इससे रब्ता करके एक खासी बड़ी रकम मांगी थी। वो जुनूनी हो रहा था और कबायली इलाकों से हथियार लाकर अपनी मोहब्बत के कातलों को उड़ाने की बातें कर रहा था। दोस्त ने मतलूबा रकम इसके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। इस दोस्त का कहना था कि अपने तौर पर इसने ज़ीशान को समझाने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बैंक अकाउंट और जिस नंबर से ज़ीशान ने रब्ता किया था, इसे लेकर तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ चुका था। ये मामला राव दिलदार का एक मातहत देख रहा था। राव को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कार डीलर्स पर भी मेहनत रंग लाई थी। एक कार डीलर ने तस्लीम किया था कि सुरमई करोला चंद दिन पहले इसने अलजेब नामी एक गैर मुल्की नौजवान को मुंह दामों में बेची है। अलजेब ने खुद को सऊदी सफारत खाने का मुलाजिम बताया था कि इसे ये गाड़ी मजबूती की वजह से पसंद है। इस पर सफारत खाने की नंबर प्लेट लगने के बाद इसकी हैसियत कानूनी हो जाएगी। कार डीलर एक मोहताज शख्स था। दहशतगर्दी में अक्सर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल होती थी। वो बातों ही बातों में ग्राहक को परख लेता था, मगर यहाँ वो मुकाबिल की मुतासिर कुन शख्सियत, अरबी का अंदाज, रख रखाव और लालच के सबब धोखा खा गया था। मार्केट में इस पुरानी करोला से ज़्यादा मजबूत और जदीद गाड़ियाँ मौजूद थी। इस कार डीलर ने शोरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, मगर ये डील एक गैराज में हुई थी, वरना अज़ेब नामी इस शख्स की फुटेज भी मिल जाती। अब इस कार डीलर की मदद से अज़ेब का हाका तैयार हो रहा था। कार डीलर का कहना था कि वो अरबी लिबास जिसे तोप कहते हैं इसमें मलबूस था और बड़ी सी ऐनक लगाए हुए था। तीसरी कामयाबी हाइड्रोलिक पंप के पीछे दौड़ते हुए मिली थी। मखसूस तारीख से 2 दिन पहले भी एक दुकानदार ने यह पंप न सिर्फ बेचा था, बल्कि इसे डिलीवर भी इसकी मखसूस पिकअप ने किया था। ये पंप खरीदने वाला शख्स पिकअप के साथ गया। सनसनीखेज खबर यह थी कि पंप इसी पुल के पास मौजूद ट्यूबवेल के करीब उतारा गया था। इस दुकान में भी कैमरा था, मगर ये लोग हर माह बाद डाटा ज़ाया करके मेमोरी को दोबारा इस्तेमाल कर लेते थे। ये अहम तरीन फुटेज ज़ाया हो चुकी थी। दुकानदार को बंदे की शक्ल भी ठीक तरीके से याद नहीं थी, मगर इसके रिकॉर्ड में इस सौदे की रसीद जरूर मौजूद थी। खरीदार का नाम अज़ेब था और लबो लहजे से वो अरब मालूम होता था। अलबत्ता मुकामी ज़बान वो कदरे रवानी से बोल लेता था। मामला सुलझ रहा था, मगर राव बुरी तरह उलझ गया था। बतौर कातिल एक अरब सामने आ रहा था, जो समझ में ना आने वाली बात थी। बहरहाल इसने सऊदी सफारत खाने से रब्ता किया तो प्रोटोकॉल ऑफिसर ने बताया कि सफारत खाने में कभी इस नाम का मुलाजिम रहा ही नहीं। साथ इसने हंसते हुए यह भी बताया कि यह कोई नाम नहीं है, अरबी में अज़ेब भेड़ियों को कहते हैं। ये सुनकर राव के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कातिल खुद को भेड़िया कहता था तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं था। इस केस के हवाले से इसने एक रिटायर्ड आईजी से मशवरा लेने का फैसला किया। हाजी इकबाल शाह नामी ये साबिक ऑफिसर ना सिर्फ रिटायरमेंट के बाद इंटरपोल के साथ काम कर चुका था, बल्कि एक सिक्योरिटी इंचार्ज की हैसियत से कुछ अरसा एक मारूफ सऊदी शहजादे के साथ भी रहा था। राव को हाजी इकबाल के बारे में मालूम तो हो गया, मगर ज्यादा जान पहचान नहीं थी। इसने दरमियान में एक और ऑफिसर को डालकर हाजी साहब से मुलाकात का वक्त ले लिया। इस दौरान इसने ट्यूबवेल ऑपरेटर को उठाने के लिए भी पार्टी रवाना कर दी। ऐसे ऑपरेटर का काम के आम ज्यादातर वहीं होता था। राव हाजी इकबाल के फार्म हाउस पर पहुंचा तो धोती और बनियान पहने वो अपने किचन गार्डन में मसरूफ अमल थे। खुरपी इनके हाथ में थी, नजर का चश्मा लगाए हुए थे और काबिल रिश्क सेहत के मालिक थे। सफेद दाढ़ी इनके चेहरे पर खूब जच रही थी। एक साबिक आईजी को इतने सादा से हुलिये और काम में मसरूफ देखकर राव हैरान हो गया। हाजी साहब ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और इसे लेकर एक तरफ पड़ी लॉन चेयर पर आ बैठे। राव की रहनुमाई करने वाले मुलाजिम को उन्होंने चाय और दीगर लवाजमात की हिदायत कर दी। कुछ महकमाना बातों और चंद हाजिर अफसरान की हैरियत आफियत दरियाफ्त करने के बाद हाजी साहब असल मुद्दे की तरफ आए तो राव ने इस केस की पूरी तफसील अपनी तफ्तीश और उलझने बता दी। ये सब सुनते ही हाजी साहब के चेहरे पर जबरदस्त दिलचस्पी नजर आई। राव खामोश हुआ तो वो बोले, मेरी बल्कि हमारे सिस्टम की हिस्ट्री का मुनफरिद केस है। जगह और मौला जेट किस्म के कातलों के दरमियान हॉलीवुड की फिल्मों में मिलने वाले कातिलों जैसा कातिल हमारे मुल्क में कहां से टपक पड़ा। क्या नाम लिया तुमने इसका? वो उठे तो राव ने लुकमा दिया। अज़ेब, जिसे अरबी में भेड़िया कहते हैं। हाँ अज़ेब, थोड़ी बहुत अरबी मैं भी जानता हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक सऊदी खुफिया एजेंसी, जिसे तुम आसान लफ्जों में हिलाली तलवार कह सकते हो, इसका एक खास यूनिट है। इस यूनिट का हर मेंबर अज़ेब कहलाता है और खुद को भी कहता है। ये यूनिट ज्यादातर अंदरून मुल्क की मुतहरिक रहता है। इसका काम बादशाही हुकूमत के मुखालिफिन को ठिकाने लगाने का होता है। ये लोग बम बनाने इस्तेमाल करने में बेपनाह महारत हासिल करते हैं और इनकी नुमाया खसूसियात में से अपने शिकार को ठिकाने लगाते हुए इसे हादसे का रंग देना भी होता है। इस केस में वाज़ेह तौर पर अज़ेब ही मुलव्वस नजर आता है, मगर ये बड़े खास और मुंतहिब लोग होते हैं। इसका यहाँ हमारे मुल्क में क्या काम? आखिर में हाजी साहब उलझ गए। राव ने उनकी उलझन दूर करने की कोशिश की। मुमकिन है अज़ेब को किसी ने भारी मुआवजे पर हायर किया हो और ये लोग भी तो रिटायर होते होंगे। हाजिर सर्विस ना सही, ये कोई रिटायर्ड अज़ेब हो सकता है। रिटायर्ड बंदे को हायर करना कदरे आसान होता है। हाजी साहब ने नफी में सारी लाया। ये कोई पेशावर कातिल नहीं होते। एजेंसी का बाकायदा चेक एंड बैलेंसिंग का एक इंतजाम है। ये लोग बराह रास्त वजीर दिफा के मातहत होते हैं और जाहिर है वजीर दिफा शाही खानदान का अहम तरीन फर्द होता है। रकम की तरगीब इन लोगों के लिए बेमानी है।
रही रिटायरमेंट की बात तो मेरे ख्याल में ये लोग ज़ईफ़ुल उम्र तक रिटायर नहीं होते बल्कि वक्त के साथ जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। राव ने गहरा सांस लेकर कहा, फिर तो किसी मशवरे से नवाजे। अज़ेब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उम्मीद है वो बहुत जल्दी मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। हाजी साहब धीमे से मुस्कुराए, तो फिर मशवरे की क्या जरूरत है, कातिल हाथ में होगा तो सारे उलझे हुए सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। हाजी साहब की मुस्कुराहट ने राव को उलझन में डाल दिया, मगर इस दौरान चाय तो आगे और वो खामोश ही रहा। मुलाजिम रुखसत हो चुका तो हाजी साहब ने केक का एक टुकड़ा काट कर इसकी प्लेट में रखा। शुगर वगैरह का कोई मसला है तो छोड़ दो, वरना ये जरूर खाओ, तुम्हारे लिए यादगार रहेगा कि तुमने अपने रिटायर्ड आईजी के हाथ का बना हुआ केक खाया है। उन्होंने खुशगवार अंदाज में कहा, ये तो यादगार से ज्यादा एजाज की बात है, शुगर होती तब भी खा लेता। इसने प्लेट एक तरफ खिसकाई। केक वाकई बेहद नरम और जायकेदार था। इसकी तारीफ ने हाजी साहब के चेहरे पर खुशी बिखेर दी। राव इसी खुशी की आड़ में अपनी उलझन की तरफ आया। क्या आप समझते हैं कि ज़ेब पर हाथ डालना आसान नहीं होगा? हाजी साहब ने इसे तौसीफी नजरों से देखा। तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है, मुस्कुराहट भी पढ़ लेते हो, वेल डन। इस खुशगुमानी के लिए आपका मशकूर हूँ। ये कहकर वो बाकी मानदा केक की तरफ मुतवज्जे हो गया। हाजी साहब चाय का घूंट लेते हुए बोले, इंटरपोल के लिए काम करते हुए एक फाइल मेरी नजरों से गुजरी, वो इसी हास यूनिट के मुतालिक थी। मुझे इसके बारे में कुछ दिलचस्पी महसूस हुई, वही दिलचस्पी आज तुम्हारे काम आ रही है। इसी तमहीद के बाद उन्होंने कहा, अज़ेब पर हाथ डालना आसान नहीं होगा, कई जाने गंवा बैठोगे, तुम्हें कदम कदम पर बॉबी ट्रैप मिलेंगे। मुमकिन हो तो इसे गोली से मार दो, या फिर सवालात के जवाब चाहिए तो अपनी दिफाई खुफिया एजेंसी से मदद ले लो। राव एक अज़म के साथ बोला, अज़ेब एक चैलेंज है और मैं इसे कबूल कर चुका हूँ। हाजी साहब ने तेज नजरों से इसे घूरा। राव ने नजरें नहीं चुकाई तो हाजी साहब फिर से मुस्कुराए। तुम्हारा चैलेंज कबूल करना मुझे पसंद है, मगर इतनी मदद जरूर ले लो कि एजेंसियों के बाहमी राब्ते से फायदा उठाकर कम से कम हिलाली तलवार से ज़ेब के बारे में बुनियादी मालूमात ही ले लो। कुछ उलझे हुए सवालात के जवाब मिल जाएंगे। राव को यह बात पसंद आई। थोड़ी देर बाद वो हाजी साहब के भरपूर तावन और चाय के साथ इनके हाथ के बने जबरदस्त केक का शुक्रिया अदा करके लौट आया। ऑफिस में जो पहली खबर मिली वो ज़ीशान के बारे में थी। किस्मत ने इसके साथ मजीद सितम ज़रीफी की थी। अपने जुनून और नातजुर्बेकारी के सबब न सिर्फ असले की खरीदारी के लिए दोस्त से मंगवाई रकम गंवा बैठा था, बल्कि अगवा भी हो चुका था और दो हाथों में बिकता हुआ इस वक्त अफगानिस्तान में अगवाकारों के पास मौजूद था, जिनका चंद घंटे पहले बारी तवान के लिए इसके लाहिकीन से रब्ता भी हो चुका था। ज़ीशान के अगवा के मामले को एक और एजेंसी देख रही थी। राव ने ज़ीशान की फाइल मुस्तकिल बंद कर दी। ये बात यकीनी हो गई थी कि न सिर्फ वो अपनी मोहब्बत के कातलों को जहन्नम वासिल करने में मुलविस नहीं, बल्कि अज़ेब से भी इसका कोई रब्ता नहीं। अब सिर्फ मिर्जा अख्तर रह गया था। अज़ेब को अगर हायर किया गया था तो मिर्जा अख्तर के पास इसकी वजह भी थी और वसाइल भी। इसके अलावा अज़ेब के इस मामले में मुलविस होने की कोई और वजह नहीं हो सकती थी, मगर वैन को हासाती अंदाज में उड़ाकर गैंग रेप के 3 मुलजमों वाला मामला इसमें कहाँ फिट होता था। ये सवाल दोबारा से राव को उलझा गया। दिमाग में एक और सवाल उठा, अज़ेब क्या खुदाई फौजदार था और फिर एक मखसूस जज के पास ज़ेर समाअत केसेस के मुजरिमों को ही निशाना क्यों बना रहा था? कमरे में तनहा होने के सबब राव ने सर जोर से मेज पर मारा। इन सवालों के जवाब तुम्हें अज़ेब से ही मिल सकते हैं। कुछ देर बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर मखसूस गेस्ट हाउस में पहुंच गया। राव मिर्जा अख्तर के साथ सर खपा रहा था। वो भरपूर तरीके से इनकार कर रहा था कि वो किसी अज़ेब को नहीं जानता। राव ने सख्ती करके भी देख लिया। इसका तजर्बा कह रहा था कि ये शख्स सही कह रहा है। इसे ऑपरेटर के आने की इत्तला मिली तो वो मिर्जा को छोड़कर इसकी तरफ आ गया। मजबूत जिस्म का नौजवान ऑपरेटर बहुत डरा हुआ था। इसके चेहरे पर चोटों के निशानात भी थे। राव के सामने लाने से पहले वो सब कुछ बता चुका था। राव ने ज़बानी दोबारा ऑपरेटर से सारी कहानी सुनी। ऑपरेटर को वो शाम अच्छी तरह से याद थी जब इसके कमरे के करीब कोई गाड़ी आकर रुकी। वो नमाज से फारिग होकर सूरत हाल का जायजा लेने निकला कि इस पर क़यामत टूट पड़ी। वो दुबला पतला सा एक नौजवान था जो गन पॉइंट पर इसे दोबारा कमरे में ले आया। इसे बांध कर और मुंह में कपड़ा ठूंस कर वो कुछ फौलादी सामान घसीट कर कमरे में लेकर आया। यहाँ से आबादी फासले पर थी और सरे शाम ही वीरानी छा जाती थी। किसी के मगरब के नमाज के बाद इस तरफ आने का इम्कान ही नहीं था। ऑपरेटर इस नौजवान को याद करके आज भी खौफजदा था। नौजवान ने हथियार एक तरफ रखकर ऑपरेटर को खुले आम मुकाबले की दावत दी थी कि वो इसे जेर करके आज़ाद था। ऑपरेटर का कहना था कि वो नौजवान कोई इंसानी नहीं बल्कि कोई और मखलूक था। इसे अपने तौर पर ऑपरेटर ने कोशिश की, मगर बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर बरतर होने के बावजूद वो इस नौजवान को मर्जी से छू भी नहीं सका और नौजवान ने इसे दुनक कर रख दिया था। राव समझ गया कि इस तरीके से ज़ेब इस ऑपरेटर को ज़बरदस्त नफ्सियाती दबाव में लेकर आया था। ऑपरेटर ने बताया कि इसके बाद जब इस नौजवान ने बगैर किसी वजह के इसे मारने के लिए इसकी कन पट्टी पर गन रखी तो वो रोते हुए इस नौजवान के कदमों में गिर गया। ज़ेब ने इस ऑपरेटर को मुकम्मल तौर पर ट्रांस में लेकर मददगार के तौर पर इस्तेमाल किया। इसकी मदद से ज़ेब ने हाइड्रोलिक पंप नस्ब करके इसे बरकी रो की सप्लाई भी दी। इसके बाद ऑपरेटर को बांध कर वो कहीं से एक पुरानी पिकअप लेकर आया। सुबह इसने ऑपरेटर को इसी तरह से बांधा कि कोशिश करके भी बहुत
को आज़ाद नहीं करा सकता था। साथ ही इसके मुंह में कपड़ा भी ठोंस दिया। इसने धमकी दी कि इसके बारे में जुबान खोली तो वो किसी भी वक्त आकर इसे मार देगा। सुबह अपना काम करके वो नौजवान चलता बना। ऑपरेटर ने खुद को आज़ाद करवाकर अपनी जुबान बंद रखी। कानून से ज्यादा इसे जुनूनी नौजवान का खौफ था। वो सब दोहराने के बाद ऑपरेटर फूट फूट कर रोने लगा। इसे अंदाजा हो चुका था इस जुनूनी और पुरस्कार नौजवान ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था। इसे खौफ था कि न सिर्फ इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि वो नौजवान भी जुबान खोलने की बर्दाश्त में किसी भी वक्त इसे आ दबोचेगा। राव ने इसे तसल्ली दी और इसका खौफ कदरे काम करने में कामयाब हो गया। इसकी मदद से अज़ेब के हाके को मजीद बेहतर किया गया। यह हाका जदीद तरीन मसनूई ज़हानत के सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया। थोड़ी देर बाद ये हाका जो अब तस्वीर के हिलाने के काबिल था सैकड़ों मोबाइल में मौजूद था। राव ने एक फोन करके वफाकी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर जाने का इरादा बांधा ही था कि एक सनसनीखेज खबर आ गई। ये खुफिया रिपोर्ट थी जिससे हास मातहत के जिम्मे लगाया गया था कि केस किसी दूसरे सूबे में जज नफीस राजा की अदालत में किस वजूहात की बिना पर ट्रांसफर हुआ था और ये ट्रांसफर किसने करवाया था। ये रिपोर्ट इसी की तरफ से थी। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये केस ट्रांसफर करने के अहकाम जारी हुए थे। रजिस्ट्रार साहब ने ताउन नहीं किया तो इन्हें खामोशी से उठा लिया गया और अब वो भरपूर ताउन कर रहे थे। रजिस्ट्रार साहब को एक मोटी रकम के एवज मुलजमान के लवाहिकीन में से एक बंदे की ख्वाहिश पर यह काम किया गया था। इस बंदे को उठाया गया और चित्रोल के बाद इसने जुबान खोल दी और जबरदस्त इंकशाफ किया। एक मारूफ बिल्डर दिलशाद अख्तर की वसातत से इनका जज नफीस राजा के साथ बारी मुआवजे के एवज मामला तय हो गया था और वो इसी सबब केस इसकी अदालत में ट्रांसफर करवाया गया था। ये जानकर राव दिलदार को शदीद झटका लगा। एक रिटायर्ड जस्टिस जिसे दोबारा खसूसी अदालत में जज की जिम्मेदारियां दी गई थी इस हद तक गिर जाने की इसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी और चारों लड़कों वाले केस की तरह ये केस भी मीडिया पर नुमाया कवरेज पा चुका था। आम लोगों की नजरें अब अदालत पर थी। राव दिलदार ने अफसराना अंदाज में सर हिलाया और ज़ेरे लब बड़बड़ाया, जेब में पैसे होने चाहिए, दुनिया में कुछ भी खरीदना नामुमकिन नहीं है। ऑफिस से निकलकर वो खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर जा पहुंचा। एजेंसियों के बाहमी ताउन की बुनियाद पर जब सऊदी हिलाली तलवार से रब्ता किया गया और उन्हें अज़ेब के बारे में बताया गया तो दूसरी जानिब खलबली से मच गई। एक अज़ेब जिसका कोड 018 था कई सालों से गायब था। इसकी हैसियत एक बागी और मुजरिम की थी। अज़ेब के बारे में कुछ और नहीं बताया गया। बाद में कई हफ्तों की कोशिश के बाद राव ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि एक इंतहाई वफादार अज़ेब बागी मुजरिम क्यों कर ठहराया गया। अज़ेब 018 की छोटी बहन थी। खूबसूरती और रख रखाव में यकता शाही खानदान के एक बुजुर्ग शहजादे की निगाह इस नोहेज कली पर पड़ी और फिर जम कर रह गई। फौरन ही एक बीवी को रुखसत करके चौथी की जगह हाली की गई और निकाह का पैगाम भेज दिया गया। इस पैगाम को नहायत अदब एहतराम के साथ ठुकरा दिया गया। लड़की की निस्बत चचा के साथ पहले ही तय हो चुकी थी। बज़ाहिर शहजादे ने इस इनकार का एहतराम किया मगर चंद दिन बाद लड़की का मंगेतर एक हादसे में हलाक हो गया। रास्ता साफ हो जाने के बाद दोबारा निकाह का पैगाम आया। मशकूक हादसे के सबब शहजादे के खिलाफ गमो गुस्सा पाया जाता था मगर इसकी तरफ उंगली उठाने की जरूरत भी नहीं की गई। गमो गुस्सा एक दफा फिर इनकार करके निकाला गया और लड़की को ओमान करीबी अजीजों के पास भेज दिया गया। इस दौरान शहजादे की जानिब से कुछ सख्ती भी शुरू हो गई। लड़की को ओमान में अगवा करने की कोशिश की गई। वो भागी तो एक तेज रफ्तार गाड़ी की ज़द में आ गई और मौका पर ही हलाक हो गए। ये सब अज़ेब 018 के अंदर एक आतिश फिशा दहका चुका था। इसने अपने तौर पर तहकीकात की जिसके नतीजे में यह आतिश फिशा फट गया। बहन के मंगेतर को हाथी रंग में कत्ल करने वाले दो अज़ेब इसकी पहली लपेट में आ गए। इसके बाद बुजुर्ग शहजादा भी बम और बम प्रूफ गाड़ी के बावजूद एक बम धमाके में रेजा रेजा हो गया। ये धमाका इतना शदीद था कि शहजादे का अयाशी के लिए एक मखसूस महल का निस्फ कमरा इसके साथ उड़ गया। इसके बाद अज़ेब 018 गायब था। शहजादे और दो अज़ेब के कातिल और बागी हैसियत से वो सऊदी हुकूमत को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में था। हिलाली तलवार आज भी इसके ताक़ुब में थी। शवाहिद की रोशनी में साफ अंदाजा होता था कि मुमलिकत हुदादात में मसरूफ़ अमल अज़ेब वही बागी और शहजादे का कातिल था। बाकी सभी अज़ेब अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। बाहमी राब्तों का सिलसिला बहुत ऊपर तक चला गया। आला सतह पर सऊदी हुकूमत ने बाकायदा दरखास्त की कि बागी अज़ेब को किसी भी कीमत पर जिंदा गिरफ्तार करके इसके हवाला किया जाए। इसके लिए सऊदी हुकूमत को मुमलिकत हुदादात की एजेंसियों की सलाहियत पर भरपूर भरोसा था। निस घंटे में ही चारों नौजवानों के ताकतवर खानदानों पर सवा शेर गालिब आ गए। इनका मुजरिम तो इससे भी ज्यादा बड़ा मुजरिम था। फिर हेडक्वार्टर में ही मुकम्मल ब्रीफिंग लेकर राव के एहतजाज के बावजूद इसे केस से हटा दिया गया। राव को इसका बड़ा कलक था। मुजरिम की शिनाख्त मुकम्मल हो गई थी। अब सिर्फ इसकी गिरफ्तारी बाकी थी। इस मौके पर हटाए जाने पर इसे बहुत रंज हुआ था। अब सारा क्रेडिट खुफिया एजेंसी ने ले जाना था। अपने सरप्रस्त से इसने गिला किया तो जवाब मिला, तुम्हारी पीठ ठोंकने के लिए क्या हम काफी नहीं है? राव खामोश हो गया। इस केस में इसकी दिलचस्पी बाकी थी। अज़ेब की ज्यादती के मुजरिमों को उड़ाने की वजह इसे मालूम हो गई थी। वो जहम गुजीदा था। एक हवस परस्त दरिंदे के जहन्नुम हासिल करने के बाद इसने खुदाई फौजदार बनकर इस तरह के दरिंदों को भी
اس کے پیچھے بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر چند الجھن آمیز سوالات باقی تھے۔ چھپنے کے لیے بے شک مملکت خداداد جیسا انتشار کا شکار ملک جہاں پیسے کی مدد سے کچھ بھی خریدا جا سکتا تھا بے شک ایک آئیڈیل ملک تھا، مگر وہ ایک مخصوص جج کے پاس زیر سماعت کیسز کے مجرموں کو ہی کیوں نشانہ بنا رہا تھا؟ اس کے علاوہ جج نفیس راجہ کے لیے بھی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ اس کے کردار پر بھی کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ فرصت میسر نہیں تھی، اپنے طور پر وہ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے نکل پڑا۔ عزیب کے لیے البتہ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ سینکڑوں اہلکار اور محبروں کی کھوجی نظریں ہر طرف لگی ہوئی تھی۔ اس دوران ایک محبر نے اطلاع کی کہ مجرم سے ملتے جلتے حلیے کا ایک شخص شادمان کالونی میں دیکھا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم اطلاع تھی۔ شادمان کالونی سینٹرل جیل کے حق میں تھی۔ سینٹرل جیل جس وقت تعمیر ہوئی تھی تو شہر سے خاصا باہر تھی، مگر شہر نے پھیل کر اسے اپنے درمیان میں لے لیا تھا۔ اب دوبارہ اسے شہر سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ زیر غور تھا۔ فوراً درجنوں خفیہ ایجنسی کے اہلکار وسیع و عریض شادمان کالونی میں ہر طرف پھیل گئے۔ سینٹرل جیل کے قرب کی وجہ سے اندازہ لگایا گیا تھا کہ مجرم جیل میں موجود زیادتی کے مجرموں کو نشانہ بنانے کی فکر میں ہے۔ جلدی ایک 3 منزلہ کوٹھی نظر میں آ گئی۔ مطلوبہ شخص اس کوٹھی کے چوکیدار کے ساتھ ایک چائے کے ہوٹل پر دیکھا گیا۔ چائے وغیرہ کے بعد دونوں کوٹھی کے اندر چلے گئے۔ تیاریاں تیزی سے شروع ہو گئی۔ کوٹھی کے بارے میں معلوم ہوا کہ مقیم دبئی شفٹ ہو چکے ہیں۔ سال میں ایک آدھ دفعہ ہی آتے ہیں۔ حفاظت کی غرض سے ایک چوکیدار ماں فیملی انہوں نے کوٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ اندازہ تھا کہ مجرم لالچ یا دوستی گانٹ کر اس غیر آباد کوٹھی میں چوکیدار کی معاونت سے موجود تھا۔ تیاری مکمل ہو چکی۔ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے حفاظتی لباس میں ملبوس 2 افراد بھی ساتھ لیے گئے۔ بے حد خاموشی سے اس 3 منزلہ کوٹھی کو گھیر لیا گیا۔